हेलो एवरीवन। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने वैक्सीनेशन के बारे में आपको बताया था कि वैक्सीनेशन क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा और। एक पार्ट उसका बच गया था। कुछ एग्जांपल आपको नोट करने थे अपनी कॉपी में। देखिए, एग्जांपल्स ऑफ वैक्सीनेशन जैसा आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कौन कौन सी जो कॉमन वैक्सीन है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हमारी कंट्री में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली वैक्सीन है बीसीजी वैक्सीन। और ये वैक्सीन किस लिए लगाई जाती है? अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी की जो बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए ये बीसीजी नाम की वैक्सीन है, इसको लगाया जाता है। इसके बाद जो हमारी सेकंड वन है, जो सबसे ज़्यादा ये भी यूज़ होती है, इसका नाम है सेबिन वैक्सीन। और ये किसके लिए यूज़ की जाती है? पॉलीमाइलिटिस, या शॉर्टकट में आप इसको बोल सकते हैं पोलियो। ठीक है, तो पोलियो और टीबी के लिए ये दोनों वैक्सीन कॉमनली यूज होती है हमारे कंट्री में। जो हमने कल बताया था आपको कि वैक्सीन एक डिफरेंट, एक सर्टेन एज ग्रुप तक के बच्चों को लगाई जाती है, ताकि इन फ्यूचर उनको ये दोनों जो डिजीज हैं, ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो, ये बीमारियां ना हो पाए। आई होप कि आपने भी, आप में से भी बहुत सारे बच्चों को ये पोलियो का जो टीका है ये बचपन में लगा होगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आप नोट कर लीजिए दोनों, उसी में जहाँ पे कल आपने वैक्सीनेशन लिखा था, उसी में एग्जाम्पल डालकर ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि कुछ जो कॉमन डिजीज है, प्रिवेंशन ऑफ सम कॉमन डिजीज, प्रिवेंशन मेथड ऑफ सम कॉमन डिजीज। जो कल कुछ कॉमन बीमारियां हैं, उनसे किस तरीके से हम बच सकते हैं, उनके कुछ मेथड्स हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला हमारा कौन सा है? टाइफाइड। देखिए, टाइफाइड बहुत एक कॉमन डिजीज है जो अक्सर आप सुनते हैं कि लोगों को हो जाती है। इसमें होता क्या है, वही एक बहुत हाई फीवर होता है, बॉडी ईक होता है, बॉडी पेन होता है, ये सारी चीजें इसमें हैं। तो इससे किस तरीके से हम बच सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट है। इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बना के यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप भी इसको कॉपी में इसी तरीके से बना लें तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए, सबसे पहले हम इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। प्रॉपर सैनिटेशन एंड डिस्पोजल ऑफ फीकल मैटर प्रिवेंट इन्फेक्शन। सैनिटेशन का मतलब क्या होता है? जल निकासी, अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें। और डिस्पोजल ऑफ फीकल मैटर, यानी जो भी गंदगी है, फीकल मैटर जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी का, या जो जानवर हैं हमारे घर के आसपास घूमते हैं, उनके जो वेस्ट मैटर हैं उनको हटाकर किसी अच्छी जगह पर, एक फिक्स जगह पर, जो डस्टबिन वगैरह होता है, या कहीं और भी कोई स्पॉट्स बने होते हैं, वहां पर ले जाकर इनको डिस्पोज कर दिया जाए, ताकि वो हमारे घर के आसपास ना हो। घर के अगर आसपास होंगे तो डिकम्पोज होंगे, डिकम्पोज होने के बाद वहीं से सारे के सारी प्रॉब्लम से शुरू होती हैं। तो उनको एक प्रॉपर जगह पर डिस्पोज करना जरूरी है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है टाइफाइड से प्रिवेंशन का। इस बात देखिए, सेकंड क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, टाइफाइड ओरल वैक्सीन आल्सो प्रिवेंट टाइफाइड। यानी टाइफाइड से बचने के लिए एक वैक्सीन भी आती है जिसका नाम है टाइफाइड ओरल वैक्सीन। ठीक, ये भी एक मेथड है इसका। थर्ड मेथड है टीबी वैक्सीनेशन, प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर 3 इयर्स। यानी एक तरह का वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, जैसे पोलियो और टीबी में होता है, उसी तरीके से। तो अगर ये वैक्सीन वैक्सीन अगर कोई लगा लेता है तो वो 3 साल तक कम से कम, ठीक है, इम्यूनिटी फॉर 3 इयर्स। हमने कल आपको बताया था कि वैक्सीनेशन किस लिए लगाया जाता है? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो अगर टीएबी नाम का ये जो वैक्सीनेशन है, ये अगर कोई लगवाता है, कोई बच्चा लगवाता है, तो वो आगे 3 साल तक टाइफाइड से बचा रहेगा। 3 साल के बाद वो फिर से उसको लगवाना पड़ेगा। तो ये 3 मेथड से जो हमने डिस्कस किया टाइफाइड के। अब आगे देखते हैं और कौन सी कॉमन डिजीज है। देखिए, डायरिया। डायरिया भी बहुत कॉमन है, ये भी आप सुनते होंगे, अक्सर हो जाता है लोगों को। डायरिया से कैसे बचना है? देखिए, पहला है कम्युनिटी हाइजीन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। हाइजीन का मतलब क्या होता है? साफ सुथरा वातावरण, हाइजीन को मेंटेन करना। कम्युनिटी मतलब हमारे आसपास का कॉलोनी जो होती है, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, यानी जिस भी कॉलोनी में हम रहते हैं उस कॉलोनी का हाइजीन, यानी वहां पर साफ सफाई बहुत जरूरी है डायरिया के लिए।
यहाँ पर हम घूमते फिरते हैं, जो हमारे आसपास पार्क हैं, जो हमारे सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, वहां पर किसी भी तरीके की गंदगी नहीं होनी चाहिए। सेकंड है इसका ईटेबल्स, यानी जो चीजें भी हम खाते हैं, ईटेबल्स शुड बी कवर्ड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, यानी खाने की चीजें जो हम घर में रखते हैं उनको ढक के रखें। खुला रहेगा तो मक्खी मच्छर उन पे पड़ेगा, तो उससे ये बीमारी आमतौर पर हो जाती है, खाने की चीजों से भी होती है अगर उन पे किसी भी तरीके की गंदगी आ गई तो। थर्ड है प्रॉपर डिस्पोजल, सॉरी प्रॉपर पर्सनल हाइजीन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वही चीज है, ये तो कम्युनिटी का था कि हम अपने आसपास के लोकेलिटी को, लोकेशन को, अपने कॉलोनी को हाइजीन रखें, मेंटेन रखें, साफ सुथरा रखें। और इसमें क्या है, पर्सनल हाइजीन भी जरूरी है कि पर्सनल पर्सनल तौर पर हम खुद अपने आप को साफ सुथरा रखें। ठीक है, हम जहाँ रहते हैं अपने घर को हम साफ सुथरा रखें। ये कम्युनिटी की बात थी कि हम अपने आसपास की अपनी कॉलोनी को साफ सुथरा रखें। ये पर्सनल है, यानी पर्सनल अपने आप को और अपने घर को जहाँ पर हम रहते हैं। फोर्थ है स्टेल फूड शुड नॉट बी कंज्यूम। स्टेल मतलब क्या होता है, सड़ा गला। जैसे लोग क्या होता है कि फ्रीज में खाना रख देते हैं, ठीक है, उसको काफी समय तक खाते हैं, 3 दिन 4 दिन, तो वो भी नहीं करना है। उससे भी क्या होता है, ये डायरिया हो सकता है। तो स्टील फूड आपको नहीं खाना है, जो भी ज्यादा लंबे समय तक कोई भी फूड आइटम अगर रखा हुआ है तो उसको हम कंज्यूम नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट थे डायरिया में हमने बताया, इनको आप इसी तरीके से नोट करेंगे, चाहे तो पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब इसके बाद देखिए ट्यूबरकुलोसिस। इससे भी बचने के क्या क्या मेथड्स हैं, कौन कौन से। तो पहला यहाँ पे आपको दिख रहा है आइसोलेशन एंड प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट, यानी जिस भी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है उसको आइसोलेट कर दिया जाए। आइसोलेट मतलब उसको अलग कर दिया जाए, बिल्कुल उसका एक प्रॉपर सेपरेट रूम कर दिया जाए उसको, और जो अदर पर्सन हैं उनसे दूर रखा जाए। एंड प्रॉपर रिहेबिलिटेशन मतलब क्या होता है, आवास, उसका एक कमरा अलग से सेपरेट कर दिया जाए उस पेशेंट को, ताकि उस पेशेंट से वो अदर में ट्रांसफर ना हो पाए। सेकंड है अवॉइडेंस ऑफ ओवर क्राउडिंग। ठीक है, ओवर क्राउडिंग मतलब भीड़, जरूरत से ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगानी है उस पेशेंट के आसपास। थर्ड है प्रोविजन ऑफ गुड वेंटिलेशन एंड बेटर हेल्प टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज। ठीक है, वेंटिलेशन का मतलब होता है कि हवा या एयर का पास होना। तो जो भी कमरे ऐसे होते हैं, जो घर ऐसा होता है यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा नहीं होती है, यानी एयर, फ्रेश एयर अंदर बाहर नहीं आ पाती है, तो वहाँ भी ये बीमारी अक्सर हो जाती है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि जो भी हमारे हमारे घरों के जो कमरे हों, उन कमरों में वेंटिलेशन, एयर के पास होने की अच्छी सुविधा हो, ताकि डिजीज आए तो वो एयर के थ्रू फिर बाहर चला जाए। ठीक है, पैक रूम नहीं होने चाहिए। तो आई होप ये 2-3 जो कॉमन डिजीज हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया, इनके प्रिवेंशन मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिजीज, यानी जो डिजीज कितने टाइप्स की होती हैं। देखिए बेसिकली डिजीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है, पहला हमारे सामने आपको लिखा हुआ है कॉन्जेनिटल डिजीज। देखिए कॉन्जेनिटल डिजीज का क्या मतलब है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर हम समझाते हैं। दीज डिजीज आर दोज which are present since birth. They are caused due to genetic abnormality or due to metabolic disorder. तो देखिए बच्चों, ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो किसी भी इंसान को उसके पैदाइश के वक्त यानी बर्थ से ही होती हैं। जब वो, जैसे ही कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उस टाइम से ही उसको वो बीमारी होती है। तो इसके होने के पीछे वजह ये हो सकती है कि उसके जो पेरेंट्स हैं या उनके घर में कोई फैमिली मेंबर है उनको ये प्रॉब्लम रही हो, तो वहां से वो नेक्स्ट जनरेशन में फ्लो थ्रू कर रही है, पास कर रही है। तो सिंस बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात, इसको ध्यान में रखना है आपको। कॉन्जेनिटल डिजीज ये बर्थ के टाइम से ही मौजूद होती है। दे आर कॉज ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। देखिए जेनेटिक हमने बताया ना, अगर बॉडी में जो जीन्स हैं उसके फादर या मदर के, उनमें कुछ एबनॉर्मेलिटी है, यानी वो असामान्य है, सामान्य नहीं है,
तो उससे उनका जो चाइल्ड होगा उसमें वो ट्रांसफर हो सकता है। और ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, क्रियाकलाप जो हमारी बॉडी में हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, ये सब जो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये फंक्शन अगर सही से ना हो पाए, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक जो वर्क है वो अगर सही से ना हो पाए, किसी ऑर्गन में कोई डिफेक्ट आ जाए, तो उस वजह से भी ये डिजीजेस हो जाती हैं। अब इनका एग्जांपल हम आगे बताएंगे। क्लियर? ये ऐसी डिजीज हैं जो बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट रहती हैं बॉडी में, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। सेकंड है, देखिए, एक्वायर्ड डिजीज। अब ये नाम से समझ में आ रहा है, एक्वायर, ग्रहण किया गया जिनको, यानी कि ये ऐसी बीमारियां जो पहले से यानी बर्थ के टाइम से तो नहीं थी, बाद में किसी और वजह से आ गई, किसी लापरवाही की वजह से आ गई, या किसी और के कांटेक्ट में आने की वजह से आ गई। These disease are those which are developed after birth। देखिए, वो since birth था, ये क्या है, after birth, यानी बर्थ के बाद। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब इसको भी दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, दो टाइप्स इसके कौन कौन से हैं। पहला है इसका इन्फेक्शियस डिजीज, और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, इन दोनों को बहुत ही डिटेल में हमको स्टडी करनी है। देखिए, सिंपल अभी मैं यहाँ पे बता दूं, इन्फेक्शियस का मतलब होता है ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती हैं। अगर किसी एक को हो गया तो उससे वो दूसरे को होगा, दूसरे से तीसरे को होगा, तीसरे से चौथे को, इस तरीके से वो स्प्रेड होता है, जैसे भी आप सुन रहे हैं कोरोना वायरस। ठीक है। सेकंड है नॉन इन्फेक्शियस। ये ऐसी बीमारियां हैं जो किसी पर्सन को हो गई तो उसी को होगी, उसके जरिए वो किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन को पास नहीं होगी। अब इनको बारे में और देखेंगे कौन कौन से डिजीज इनके अंडर में आते हैं। नेक्स्ट, ठीक, टाइप्स ऑफ डिजीज में इन्फेक्शियस में पहले हम देखते हैं कि क्या होता है ये। देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर नोट किया गया है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब इसको इसी तरीके से लिखते हैं साथ में। इट इज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस डिजीज कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी। देखिए, एक सेकेंड। तो यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले डिजीज है, और ये कम्युनिटी में स्प्रेड कर सकते हैं। देखिए, हमने बताया ना कि अगर किसी एक को हो गया तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ये हो सकते हैं। ठीक। अब ये कैसे कैसे होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी बैक्टीरिया से हो सकते हैं, वायरस से हो सकते हैं, फंजाई से हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ही है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। ठीक है। और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक प्रोटोजोआ। यूनिसेलुलर मतलब जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल हो। अब इनके अलावा कुछ केसेस में देखा गया कि ये कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की वजह से भी होते हैं, जिनके पास एक से ज्यादा सेल हो, लाइक वॉर्म्स। वॉर्म्स जो होता है ये मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, इसकी वजह से भी ये बीमारियां हो सकती हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय वायरस सच एज कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स एक्सेट्रा। यानी वायरस की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं, वो हमने बताया ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। तो वन बाय वन सबसे देखेंगे कि बैक्टीरिया से क्या क्या होती है, वायरस से कौन कौन सी होती हैं, फंजाई से कौन कौन सी होती हैं, और आपको इसी तरीके से लर्न भी करना है। तो वायरस की वजह से जो बीमारियां हैं उनको आप लर्न करते रहें। कॉमन कोल्ड, खांसी जुकाम जो नॉर्मल होता है, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, ठीक है, एड्स एटसेट्रा, और भी हैं, लेकिन ये चार कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा तौर पर देखी जाती है, वायरस की वजह से होने वाला। नेक्स्ट है बैक्टीरियल डिजीज, यानी बैक्टीरिया की वजह से होने वाले डिजीज। इसमें क्या क्या है, देखिए, टाइफाइड फीवर, जो भी हम ऊपर प्रिवेंशन मेथड में बता रहे थे, टाइफाइड, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से नहीं होता, ध्यान में रखना, किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स एटसेट्रा। ठीक है। एंथ्रेक्स क्या होता है, किसी को मालूम है।
देखिए एंथ्रेक्स एक तरह का गिल्टी रोग जिसको हिंदी में बोलते हैं, और ये ऐसी डिजीज होती है जो एनिमल्स में पाई जाती है। आमतौर पर जो काव है, बफेलो है या डॉग्स हैं, इनमें ये बीमारियां होती हैं, और अगर इनके कांटेक्ट में कोई पर्सन आ जाता है, ठीक है, तो उसको भी ये हो जाती है ट्रांसफर। नहीं तो ये आमतौर पर जानवरों को ही होती है, इंसानों को नहीं होती है। तो ये था आपका बैक्टीरिया से, वायरस से हो गया, बैक्टीरिया से हो गया। अब है नेक्स्ट आपका स्किन डिजीज, यानी फंजाई की वजह से। देखिए फंगस आप सुनते होंगे आमतौर पर, लोगों को स्किन में खुजली, इचिंग हो गया, या जो दाद वगैरह हो जाता है ना, तो वो किसकी वजह से होता है? ये फंजाई की वजह से होता है, कॉमन इन्फेक्शियस स्किन डिजीज। ठीक है, जितने भी चमड़े से संबंधित बीमारियां हैं वो सारी की सारी फंजाई से होती हैं। फंगस भी बोल सकते हैं, फंजाई भी बोल सकते हैं इसे। क्लियर? ठीक, अब इसके बाद है नेक्स्ट, देखिए प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, और जो अगला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या करता है? मलेरिया, है ना, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है मलेरिया। काला अजहर, काला अजहर को काला ज्वार भी कह सकते हैं, काला बुखार भी लोग उसको आमतौर पर कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया और काला अजहर। ठीक है, उसके बाद जो अब कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वॉर्म्स। तो वॉर्म्स से क्या होता है? इंटेस्टाइनल डिजीज, यानी इंटेस्टाइन, जो हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये उनके अंदर एंटर कर जाते हैं और ये वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, यानी इंटेस्टाइन सही से वर्क नहीं कर पाएगा आपका। क्लियर? तो ये हमने आपको बताया कि इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, कैसे कैसे होती है। अब देखिए, अब ये भी देख लीजिए नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है? ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर ना हो, जिसको हो गया ये वहीं तक सीमित रहेगा। तो सबसे पहला आपको वही बताया गया है, दीज आर नॉट स्प्रेड टू अदर पर्सन, अदर पर्सन को ये नहीं जाएगा। दीज आर द फॉलोइंग टाइप्स। अब इसके क्या क्या टाइप्स हैं, कितने तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं? तो सबसे पहला है हमारा डेफिशिएंसी, किसी चीज की कमी से ये हो जाती है। कैसे? देखिए, कॉस्ट डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स, यानी न्यूट्रिएंट जो भी पोषण तत्व है, अगर किसी के बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए या हार्मोन्स की कमी हो जाए, तो उसको ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती हैं। अब इसका एग्जांपल में क्या है, देखिए डायबिटीज, स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी से होता है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। डायबिटीज, जिसको हम आमतौर पर शुगर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप देखते हैं अक्सर जो एजेड पर्सन है उनको हो जाता है डायबिटीज। तो ये डेफिशिएंसी हो गया। अगला है एलर्जी। अच्छा, अब ये भी आप देख रहे हैं, जो डायबिटीज है, ये जिसको हुआ है ये उससे उसके किसी और फैमिली मेंबर को ट्रांसफर नहीं होता है, या उसके साथ जो भी डायबिटिक पर्सन है उसके साथ अगर कोई उठ बैठ रहा है तो उसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा है? क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। जो ऊपर पहले हमने बताया आपको, वो इन्फेक्शियस डिजीज थे, तो वो ट्रांसफर हो सकते थे कांटेक्ट में आने से, लेकिन ये कांटेक्ट में आने से ट्रांसफर नहीं होता है। सेकंड है एलर्जिक। एलर्जिक में क्या है? व्हेन बॉडी इज हाइपर सेंसिटिव टू फॉरेन एलिमेंट। जब किसी पर्सन की बॉडी बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव हो फॉरेन एलिमेंट, यानी बाहर से आने वाले एलिमेंट को, तब उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। अक्सर एलर्जी की प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है, जैसे अस्थमा, ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। अस्थमा में क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है, जब कोई ज्यादा धूल मिट्टी के कण अगर पार्टिकल्स अगर उड़ के रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं, तो उस पर्सन को उसकी सांसें फूलने लगती है, सांसें तेज हो जाती है। ठीक है, तो वो अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो एलर्जी है। यानी हर समय नहीं होगा, कुछ जिस कंडीशन से उसको एलर्जी है, वो कंडीशन जब आएगी तभी उसको ये बीमारी उभर के सामने आएगी। जैसे हमने बताया अभी कि जिसको अगर डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है, तो डस्ट पार्टिकल में जैसे ही हो जाएगा तो उसको ये क्रिएट होने लगेगा ऑटोमेटिक, अदरवाइज वो नॉर्मल रहेगा बिल्कुल। ठीक है, थर्ड है कैंसर। कैंसर में क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सर्टेन इश्यूज। आप जानते हैं बहुत ही भयंकर बीमारी है, ऐसी बीमारी है जिसका लास्ट स्टेज जाने के बाद कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं है अब तक। ठीक, तो इसमें क्या है, कुछ टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में जब वो जरूरत से ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। अनकंट्रोल्ड लिखा है ना, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। जरूरत से ज्यादा ग्रोथ अगर हो जाए किसी टिश्यू की, तो फिर वो
पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, बॉडी के फंक्शनिंग को, और इससे फाइनली डेथ हो जाती है पर्सन की। फोर्थ है मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल यानी जो हमारा दिमागी काम क्रियाकलाप है, जो हमारा माइंड, जो ब्रेन काम करता है, वो डिसऑर्डर है, वो अगर सही से काम ना करे। क्यों ना काम करे? देखिए, डिप्रेशन, एनजाइटी, जैसे कुछ लोग ज़्यादा ही तनाव ग्रसित हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं किसी चीज़ का। एनजाइटी यानी नींद ना आना, उनको स्लीपलेसनेस बोला जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये मेंटल डिसऑर्डर को क्रिएट करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा तनाव ग्रसित नहीं होना चाहिए। कुछ लोग का तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में डेथ भी हो जाती है। वो जो इतनी ज़्यादा वो डिप्रेशन में हो जाते हैं कि वो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डिप्रेशन को क्रिएट नहीं होने देना चाहिए किसी भी हाल में। नेक्स्ट है एडिक्शन। एडिक्शन आपको पता है, लत लग जाना किसी चीज़ की, अल्कोहल, ड्रग्स। कुछ लोग नशे करना चालू करते हैं, है सिगरेट्स हो गया, अल्कोहल्स हो गया, दारू शराब हो गया, इन सब चीज़ों का एडिक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, और इन सब के प्रॉब्लम्स जो भी होती है वो आपको पता ही है। ज़्यादा अल्कोहल ड्रग्स लेने से लीवर और जो लंग्स हैं, ठीक है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरी बॉडी ही बेकार हो जाती है एक प्रॉपर पीरियड के बाद। अगर किसी ने ओवर कंजम्पशन कर लिया अल्कोहल का, या अल्कोहल का जो है लोकल प्रोडक्ट को उसने अगर कंज्यूम कर लिया, मिथेनॉल होता है जैसे, तो एट द टाइम भी डेथ हो जाती है उसकी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा नॉन इन्फेक्शियस, वो है डीजेनरेटिव। अब इसमें क्या होता है कि माल फंक्शनिंग ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, एग्जाम्पल हार्ट डिजीज। माल फंक्शनिंग मतलब सही से फंक्शन न कर पाना, या उसके फंक्शन करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाना। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जो हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिनमें एक हार्ट भी आता है, अगर हार्ट सही से काम ना करे, ठीक है, अगर हार्ट सही से काम ना करे तो उससे क्या, हार्ट डिजीज, जैसे हार्ट अटैक क्रिएट होता है लोगों को, तो उसी वजह से होता है कि हार्ट की जो वाल्व्स हैं, ठीक है, जो उनकी नलियां हैं, उनको वाल्व कहते हैं, या हार्ट के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर वो ब्लॉक हो जाए, चोक हो जाते हैं किसी तरीके से, तो हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो पंप, ब्लड जो है पंप सही से नहीं हो पाएगा हार्ट के द्वारा, और पंप नहीं हो पाएगा तो हार्ट एक समय के बाद काम करना बंद कर देगा। और हार्ट अगर काम करना बंद करे तो उससे क्या होता है, एक्सट्रीम कंडीशन में डेथ हो जाएगी उस पर्सन की। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिजीज हैं, ये सारी की सारी नॉन एलर्जिक है, यानी इनका किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होने से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये उस पर्सनल पर्सन तक ही ये सीमित है। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं तक रखें, कल इसके आगे हम और डिस्कस करेंगे इनके बारे में, और कुछ डायग्राम्स आपको दिखाएंगे, ये प्रॉब्लम्स, ये डिजीज किस तरीके से हैं। तो आज आप इतना नोट करें, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।